नमस्कार, राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हिमांशी अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। हरियाणा जननायक जनता पार्टी के युवा नेता और इंसो छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा बजट सत्र के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए हैं। बता दें कि 5 मार्च को बजट सत्र शुरू हो रहा है। दिग्विजय ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी को पार्टी के हिस्से का एक पद मिलेगा और पार्टी के विधायक को मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिलेगा। दिग्विजय चौटाला ने पुराने चेहरों में किसी प्रकार के बदलाव की चर्चाओं पर कहा कि इस तरह की कोई जननायक जनता पार्टी में संभावना नहीं है। वहीं बजट पर कहा कि इस बार का बजट सभी वर्गों के हितों, किसान, मजदूर, युवाओं को ध्यान में रखकर राज्य की सरकार कल्याणकारी बजट लाने जा रही है। तो दिग्विजय चौटाला ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें 5 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत, जिसको लेकर बजट सत्र को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें हरियाणा में गठबंधन सरकार है। बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर हरियाणा में सरकार बना रखी है। ऐसे में इंसो छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला के भाई हैं, और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता। तो यहां पर दिग्विजय चौटाला ने यह साफ कहा है कि जेजेपी को अहम पद मिलेगा। वहीं पुराने चेहरों में किसी प्रकार के बदलाव की चर्चाओं पर कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। साथ ही बजट को लेकर जानकारी दी कि इस बार बजट सभी वर्गों के बारे में सोचकर खास ख्याल रखकर लाया जा रहा है। किसान, मजदूर, युवाओं सभी का खास ख्याल इस बजट में रखा जाएगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत यहां पर दिग्विजय देते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते इस बार बजट 5 मार्च को आ रहा है। वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चाओं पर भी जोर है, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था अविश्वास प्रस्ताव लाने की। तो सरकार की ओर से कहा गया था कि बजट सत्र के दौरान आप ला सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष का कहना है कि वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। दूसरी ओर गठबंधन सरकार की बात करें तो लगातार विरोध प्रदेश भर में किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का हो रहा है। और अब 5 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत, हंगामे के आसार, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, बढ़ती महंगाई को लेकर भी, किसान आंदोलन को लेकर भी। तो एक बार फिर से हंगामे के आसार यहां पर दिग्विजय चौटाला ने यह जानकारी दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत इस दौरान दिए हैं। 5 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत। इस बार का बजट काफी अहम, सभी वर्गों के हितों, किसान, मजदूर, युवाओं को ध्यान में रखकर कल्याणकारी बजट लाया जाएगा। ये जानकारी दिग्विजय की ओर से दी गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर बजट को लेकर जानकारी दी दिग्विजय चौटाला ने कि सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। किसानों को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त किसान आंदोलन जो है वो जोर पकड़े हुआ है और किसानों का खास ख्याल सरकार को रखना ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन चल रहा, लंबा अरसा हो गया देश में जो है किसान आंदोलन चल रहा है, और हरियाणा और पंजाब में इसका ज्यादा जो है प्रभाव देखा जा रहा है। तो इसी को लेकर अब 5 तारीख को जो है बजट सत्र की तैयारियों में हरियाणा सरकार है, जेजेपी बीजेपी की जो प्रदेश में सरकार है, वो बजट एक ऐसा लाना चाहती है जिसमें हर वर्ग जो है उसको खुश किया जा सके। खासकर जो है किसानों को इसमें काफी राहत देने की बात की जा रही है सरकार की ओर से, और बड़ा ऐलान जो है कृषि क्षेत्र में किया जा सकता है। और इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है कि दावा किया जा रहा है कि जो किसानों को के लिए जो है इसमें जो काफी जो फैसले इस बजट सत्र में लिए जाएंगे, उनके लिए कई प्रावधान जो है
किसानों के हित को देखते हुए इस जो बजट जो पेश किया जाएगा, अब जो 5 तारीख से बजट सत्र जो हरियाणा विधानसभा का शुरू होगा, उसमें किसानों के काफी हित में फैसले लिए जा सकते हैं। इस बजट में इस तरह का प्रावधान रहने वाला है। जी अभिषेक, केंद्र ने जो बजट पास किया उससे कहीं ना किसान नाखुश दिखाई दिए कहीं ना कहीं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार का जो बजट है तो किसानों को लुभाने का प्रयास तो किया जाएगा। किसानों की क्या कुछ फिलहाल इसमें मांग है, क्या कुछ उम्मीद है सरकार से कि किसानों के लिए सरकार को करना चाहिए? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, मुख्य मांग तो जो आंदोलन जिसको लेकर चल रहा है वो 3 कृषि कानून हैं जिनका विरोध जो है किसान कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो कृषि कानून है किसी भी तरह जो है किसानों के हित में नहीं है। इससे इससे जो किसानों की जो जमीन है उसका मालिकाना हक या वो छिन जाएगा, और जो बड़े जो घराने हैं वो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह का जो है किसानों की तरफ से आरोप है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो फायदा जो सिर्फ और सिर्फ जो होगा इन कृषि कानूनों से, वो बड़े जो घराने हैं, जो व्यापार जो लोग करते हैं, उनको जो है इन सीधा सीधा इन कृषि कानूनों से फायदा होगा। तो वो यही चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून जो हैं ये रद्द किए जाए। और वहीं जो हरियाणा सरकार की आपने जैसे बात करी, तो हरियाणा सरकार का इसमें जो कृषि किसानों को लेकर जो है बजट सत्र में ऐलान कर सकती है, बड़ा उनको राहत दे सकती है, और बजट जो है कृषि क्षेत्र का हरियाणा सरकार जो है अपनी तर्ज पर बढ़ा सकती है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन जो किसान जो है उनका यही मानना है कि सबसे बड़ा जो उनकी मांग है वो ये 3 कृषि कानून जो है उसको रद्द किया जाए, और वो जो है केंद्र सरकार के पाले में इस समय गेंद है। इस पे जो है फैसला केंद्र सरकार को लेना है। राज्य सरकार पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो किसानों के हित में काम कर रही है, और आगे भी किसानों के हित में काम करती आएगी, और किसानों के लिए इस तरह के फैसले करेगी जो आगे चल के जो है किसानों के हित में होने वाले हैं। लेकिन जो ये 3 कृषि कानून है ये केंद्र सरकार ने बनाए हैं और वही रद्द कर। विस्तार के संकेत यहाँ पर दिग्विजय ने दी, क्या कुछ कहा, विस्तार से बताइए। इस समय हरियाणा कैबिनेट में जो है 12 मुख्यमंत्री को मिला के 12 जो मुख्यमंत्री को मिला के 12 जो मंत्री हैं, इसमें 2 राज्य मंत्री, बाकी जो है 3 राज्य मंत्री और बाकी जो है कैबिनेट मंत्री हैं। तो इसमें अभी भी जो है कानूनी तौर पर 2 मंत्रियों की जो है नियुक्ति हो सकती है। इसमें एक बीजेपी के हिस्से की सीट है और दूसरी जो है वो जननायक जनता पार्टी जो सहयोगी पार्टी है हरियाणा में, जो इस समय सरकार चलाने में शामिल है बीजेपी के साथ, उनके हिस्से में आती है। तो वही दिग्विजय चौटाला ने ये कहा कि बजट सत्र के आसपास जो है ये नियुक्ति हो सकती है। और वहीं जो उन्होंने इस अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि किसी भी जो है मंत्री की जो है कुर्सी नहीं जाएगी और किसी का जो पद नहीं छीना जाएगा। कि जननायक जनता पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि जननायक जनता पार्टी जो है कि अपने किसी भी जो मंत्री हैं उनकी कुर्सी नहीं छीनेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह के उन्होंने संकेत दिए। और जो बजट सत्र है उसके आसपास जो है जननायक जनता पार्टी का जो एक जो सीट आती है उनके हिस्से में मंत्री पद की, वो भरी जाने की उम्मीद जताई है। आंदोलन के दौरान तमाम ऐसे नेता थे बीजेपी के या जेजेपी के, हालांकि दबाव भी उन पर सबसे ज्यादा था, लेकिन तमाम ऐसे नेता थे जिनको ये कानून समझ में नहीं आए थे और जो किसानों के समर्थन में गए थे। क्या उनको लेकर कुछ कहा? क्योंकि यहाँ पर दिग्विजय ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि कोई भी नेता बदला नहीं जाएगा, तो क्या इसको लेकर कुछ कहा उन्होंने, जो नेता वहां पर विरोध कर रहे थे? बिल्कुल देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में उनका ज्यादा प्रभाव है। वोट बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से, और ऐसे ही जो उनके जो तमाम विधायक जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही संबंध रखते हैं और विधायक बन के जो हरियाणा विधानसभा तक पहुंचे। तो उन्होंने समय समय पर ऐसे कई जो जननायक जनता पार्टी के विधायक है जिन्होंने कृषि कानूनों का जो है विरोध किया है और वो किसानों के साथ खड़े होते दिखे भी। उन्होंने ऐलान भी किया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये बात करें तीसरे की या फिर किसी और तरह का जो बड़ा ऐलान की जो है जननायक जनता पार्टी के विधायकों की ओर से नहीं किया गया। लेकिन ये जरूर है कि इनके ऊपर जननायक जनता पार्टी के ऊपर किसानों का कहें या इस समय आंदोलन का काफी दबाव है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं उस क्षेत्र में ज्यादा जो है वो किसान ही प्रभावी रहते हैं और किसानों का ही वोट बैंक रहता है। तो इसको किसान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह जरूर ये माना जा सकता है कि इस समय जननायक जनता पार्टी के जो तमाम जो विधायक हैं वो दबाव में है। लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का साफ तौर पे ये कहना है कि वो मंडी जो है वो खत्म नहीं होंगी और किसानों के साथ का किसी भी तरह का अहित नहीं होने दिया जाएगा। और किसानों की आवाज उठाने के लिए जो है वो इस समय सरकार में शामिल है। और कहीं भी जो किसानों के साथ किसी तरह की परेशानी या फिर मंडियों की अगर बंद कर दी जाती है या
खत्म की जाती हैं तो सबसे पहले इस्तीफा वो देंगे। तो इस तरह का उनकी ओर से कई बार ऐलान किया जा चुका है। और वहीं जो दिग्विजय चौटाला हैं, जो युवा नेता हैं जननायक जनता पार्टी के, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्टूडेंट इकाई के, उनका भी ये साफ तौर पे कहना है कि किसानों की आवाज जो है जननायक जनता पार्टी लगातार उठा रही है और आवाज उठाने के लिए ही सरकार में इस समय शामिल है। और जो 3 कृषि कानूनों का जो विरोध चल रहा है वो केंद्र सरकार के हाथ में है कि उसमें बदलाव किया जाता है कि या उसको रद्द किया जाता है, वो केंद्र सरकार का फैसला है। जी ठीक। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आएंगे बजट सत्र के दौरान, तो क्या इस पर कुछ कहा दिग्विजय ने? कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस लेकर आएगी और पहले ही दिन जो 5 मार्च को जो बजट सत्र की शुरुआत होगी उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस की ओर से लाया जाएगा। और वहीं जननायक जनता पार्टी ये कहें या बीजेपी या सरकार की बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि किसी जो कांग्रेस है अविश्वास प्रस्ताव लेके ये साफ हो जाएगा कि पिछली बार भी जो चर्चा से कांग्रेस पीछा छुड़ा के वॉकआउट करके चली गई थी, इस बार भी जो है वो उस चुनौती है उनको और इस पर चर्चा करें, चर्चा से भागे ना, इस तरह की जो बातचीत है। और रही बात वोटिंग की, अगर वोट होता है तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन से विधायक जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं और कौन विपक्ष के साथ खड़े हैं, क्योंकि कृषि जो कानून है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का ये मानना है कि आगे चल के किसानों के हित में साबित होंगे। और जो इनकी आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है बीजेपी सरकार का, केंद्र की बात करें चाहे हरियाणा सरकार की, वो जो है ये 3 कृषि कानून जो है उसमें योगदान देंगे। जी अभिषेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए तो बता दें कि बजट सत्र को लेकर जानकारी दिग्विजय सिंह चौटाला ने दी है। तो 5 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना पुलिस ने बीती रात मनसा देवी रोड से मोनू पंडित गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। नरेला इलाके में करीब 3 महीने पहले डीडीए के ठेकेदार पर गोलियां दागी गई थी। इस दौरान ठेकेदार और उसका परिवार बाल बाल बचा था, जिसके बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था। बीती रात नरेला थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजीव उर्फ गोलू उर्फ मीता के रूप में हुई है। बता दें कि आरोपी पर हत्या सहित करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं। राजीव उर्फ गोलू उर्फ मीता हरियाणा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल टॉप लिस्ट में आता है। राजीव ने इससे पहले भी नरेला इलाके में कई वारदातों को अंजाम दिया है। काफी लंबे समय से नरेला थाना पुलिस को इसकी तलाश थी। बता दें कि आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है। फिलहाल नरेला थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। तो यहां पर शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शार्प शूटर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। हत्या का भी मामला दर्ज है इस शूटर पर, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। फिलहाल पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी है और ये जानकारी जुटाने में जुटी है कि आखिर इसकी गैंग में और कौन कौन से सदस्य शामिल हैं और किस तरह की वारदातें पहले आरोपी कर चुका है। तो तमाम रिकॉर्ड्स खंगालने में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। आपको बता दें आरोपी के पास से देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक पुलिस को बरामद हुई है। पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी की है। आरोपी की पहचान राजीव उर्फ गोलू उर्फ मीता, जो कि हरियाणा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और टॉप लिस्ट में आता है। 3 महीने पहले डीडीए के ठेकेदार पर गोलियां दागी थी इसी शार्प शूटर ने, जिसके बाद से ये फरार चल रहा था। ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, शूटर को गिरफ्तार किया है, उस पर कितने मामले पहले दर्ज हैं और अब कौन सा मामला कौन सी धारा के तहत दर्ज किया गया है, इस बारे में विस्तार से बताइए। देखिए भाई, जैसे ये बात करें नरेला थाना इलाके की, तो कहीं ना कहीं नरेला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरीके से एक मनु पंडित जो गैंग था वो उसका एक शार्प शूटर था और उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली थी और दिल्ली पुलिस ने लगातार इस व्यक्ति की छानबीन पहले भी कर रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर लगभग कह सकते हैं कि दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज है दिल्ली के अंदर। यानी कि और दिक्कत यही है कि जिस तरीके से ये व्यक्ति जो है ये शार्प शूटर बताया जा रहा है मोनू पंडित के गैंग
गैंग का, और ये इसका नाम राजीव उर्फ गोलू बताया गया है। और यहाँ तक कि ये हरियाणा का रहने वाला है और लगातार दिल्ली की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। यहाँ तक कि जो डीडीए का जो ठेकेदार था उस पर और उसके परिवार पर भी गोलियां दाग चुका था उसके ऑफिस में जाकर। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, मगर इसके अभी जो गैंग के और लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है, उनकी भी छानबीन की जा रही है। मगर जिस तरीके से ये दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है तो इसकी जानकारी एक मुखबर के द्वारा मिली थी और लगातार कोशिश ये की जा रही थी इस गैंग के सदस्यों को पकड़ा जाए। मगर जिस तरीके से राजीव गोलू को पकड़ा गया है और कहीं ना कहीं दोबारा से नरेला इलाके के अंदर ये किसी वारदात को अंजाम देने आया था और उसकी कहीं ना कहीं जानकारी दिल्ली पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी और उसके लिए ही इसको ट्रैप किया गया था। यहाँ तक कि खुद एसीपी जो है कह सकते हैं जो वो तैयारी में थे और यहाँ तक कि पहले ही उनके पास जानकारी थी कि किस तरीके के ये आएगा और किसको रोका जाएगा। मगर ये क्लियर नहीं था इनके पास, दिल्ली पुलिस के पास, कि राजीव उर्फ गोलू ही आएगा या फिर कोई और आ सकता है। मगर इतना जरूर पता था कि जो मोनू पंडित का जो गैंग है उसके कोई ना कोई शार्प शूटर जरूर आ सकते हैं दिल्ली के अंदर दोबारा से। मगर जिस तरीके से बताया गया कि राजीव उर्फ गोलू हरियाणा का रहने वाला है और हरियाणा के अंदर भी इसके ऊपर कई केस दर्ज है और दिल्ली के अंदर लगभग दर्जन भर से ज्यादा केस इसके ऊपर रॉबरी का, लूटमार का और गोलियां चलाने का, और यहाँ तक कि इसके पास से देसी कट्टा और 2 कारतूस और एक बाइक जरूर मिली है इसके पास से। मगर देखना है कि इससे और ज्यादा जानकारी जुटाई जाएगी ताकि ये और कितनी वारदातों के अंदर शामिल था या फिर इसके जो गैंग के लोग हैं वो कितने और गैंग के इस तरीके की जो वारदात है वो कितने बड़ी अंजाम दे चुके हैं। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस के हाथ में और कितनी बड़ी काबिलियत है या फिर कहेंगे जो तारीफ है वो कितनी रख पाती है या फिर इस गैंग का जो पर्दाफाश है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये अभी बाकी है। जी फिलहाल 3 महीने पहले ठेकेदार पर गोलियां दागी गई थी राजीव, उस मामले के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। क्या फिलहाल गिरफ्तारी उसी मामले में की गई है? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके नरेला इलाके के अंदर इस व्यक्ति के ऊपर कई केस दर्ज है, एक केस नहीं है। मगर बात करें डीडीए की तो डीडीए के जो एक ठेकेदार था वो लगभग 3 महीने पहले अपना काम करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था और उसको कहीं ना कहीं डराने धमकाने के लिए राजीव गोलू ये वहां पर आया था और उसके ऊपर धमकाने की कोशिश भी की गई थी। मगर जैसे ही ये ऑफिस में बैठा हुआ था और उसका परिवार साथ में था और जैसे ही राजीव गोलू इसके जो ठेकेदार था उसके ऑफिस में गया और उनको गोलियां चलाकर वहां पे डराकर बिल्कुल वहां से चला गया था। मगर गनीमत ये रही थी ना तो ठेकेदार को गोली लगी थी और ना ही उसके किसी परिजन को, मगर कहीं ना कहीं डराने का धमकाने का जरूर काम किया था इसने। और यहां तक कि ये भी कहा गया था कि कुछ पैसे जरूर मांगे थे इसने, वो कितने मांगे थे ये स्पष्ट नहीं है। मगर दिल्ली पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है और लगातार इससे पूछताछ की जा रही है और देखना होगा इससे कितनी बड़ी जानकारी मिल पाती है, क्योंकि इस गैंग के अभी और लोग भी बाकी हैं, उनको भी गिरफ्तार करना बाकी है अभी। जी शार्प शूटर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही होगी, क्या कुछ शुरुआती जांच में सामने आया, क्या किसी का नाम लिया है शार्प शूटर ने, और कब से इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से ये राजीव गोलू की बात करें तो ये लगभग काफी लंबे समय से इस गैंग के अंदर मौजूद था और ये गैंग लगातार दिल्ली के अंदर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। मोनू उर्फ पंडित का जो नाम दिया जा रहा है गैंग का, वो कहीं ना कहीं इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये ज्यादातर लोग बिल्डरों को या फिर कह सकते हैं लोगों को धमकाने का काम करते थे और यहाँ तक कि अपना पैसे लिया करते थे। मगर जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं दिल्ली पुलिस के पास आ रही थी और खास तौर पर नरेला इलाके के अंदर, और नरेला इलाके की जो पुलिस थी वो पहले ही इन व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ तक कि इनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मगर जैसे ही इसकी जानकारी मिली राजीव की तो कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहले ही तैयार थी। मगर एक टीम बनाई गई थी जिसके अंदर इंस्पेक्टर लेवल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर सभी लोग इसमें शामिल थे और इसको एक ट्रैप के द्वारा ही पकड़ा गया है। अगर ये टीम तैयार नहीं करी जाती या अचानक से इसके ऊपर हमला बोला जाता तो ये उल्टा दिल्ली पुलिस के जवानों पर ही फायरिंग कर देता। मगर कहीं ना कहीं इसको ट्रैप लगाकर इसको अरेस्ट किया गया है। अब देखना होगा इस गैंग के कितने लोग और इसकी जानकारी के द्वारा अरेस्ट होते हैं या फिर इस तरीके की जो गैंग चल रहा है उसको किस तरीके से पर्दाफाश किया जाएगा। मगर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर देखना है कि नरेला इलाके के अंदर और कितने केस इसके ऊपर दर्ज है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को अपनी छवि साफ रखने के लिए इस प्रकार से
मुखबिर के आधार पर या फिर वैसे भी कार्रवाई जो है लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। शुक्रिया ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस को, फिलहाल बड़ी कामयाबी मिली है। इसके साथ ही रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर जिले की नगरनार थाना पुलिस को 2,75,000 रुपए का गांजा पकड़ने में सफलता मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने गांव धनपुंजी मंडी नाका के पास NH 63 मेन रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 55 किलो मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत 2,75,000 रुपए बताई जा रही है, बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी में उपयोग हो रहे वाहन को भी जब्त कर लिया है। तो तस्करी का खेल लगातार जारी है बस्तर में, और ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता यहां पुलिस को मिली है। 55 किलो गांजा पुलिस को मिला है, जिसकी बाजार में कीमत 2,75,000 रुपए बताई जा रही है। वाहन को भी जब्त कर लिया है और 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने गांजा पकड़ने में ये सफलता हासिल की है। आपको बता दें, धनपुंजी मंडी नाका के पास NH 63 मेन रोड पर पुलिस ने इस वाहन को पकड़ा है और ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से। पचपन किलो गांजे सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कीमत 2,75,000 रुपए गांजे की। तस्करी की वारदातें लगातार जगदलपुर से सामने आ रही थी। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा सवाल बना हुआ था। तो पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। नगरनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार किया है 2 तस्करों को। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसडी राज हमारे साथ जुड़ गए। एसडी राज, यहां पर पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ शुरुआती जांच में सामने आया? कब से तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर का जो कि आपको बताना चाहूंगा, बस्तर से लगा हुआ छोर है, राज्य है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य से जो कि गांजा का तस्करी यहाँ से जोरों से चलता है, और यहाँ से जो गांजा निकलती है यहाँ से सीधा महाराष्ट्र जो महानगरी है, महाराष्ट्र में मुंबई, दिल्ली, नागपुर और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों की ओर जाती है। और ये आए दिन यहाँ से तस्करी चलती रहती है, और आए दिन यहाँ पे जो गांजा की जो तस्करी को पकड़ने का कोशिश भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस विभाग इसमें सफल भी रहती है और फेल भी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आए दिन यहाँ से नक्सल जो कि गांजा की तस्करी है वो किया जाता है। गांजा की तस्करी करने पे, और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो ग्रामीण है या तो यहाँ के लोकल वाले हैं, इन लोगों की गांजा की तस्करी नहीं करते हैं। जो कि गांजा की तस्करी करने वाले बाहरी लोग ही होते हैं। अधिकतर महाराष्ट्र के लोग ही गांजा की तस्करी यहाँ से करते हैं, और यहाँ से गांजा खरीदने के बाद सीधा ये नागपुर और महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली यहाँ के लिए ले जाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जो यहाँ पे गांजा जो मिलता है हजारों रुपए में मिलता है, और यहाँ से जब महाराष्ट्र बॉर्डर पहुंच जाता है तो लाखों रुपए में ट्रैवल हो जाता है। तो इसीलिए इस लालच में आकर यहाँ से उड़ीसा से गांजा को लेकर महाराष्ट्र की ओर ले जाते हैं, और जो कि अधिकतर लोग यूपी के ही होते हैं जो यहाँ से गांजा तस्करी करने में सफल भी होते हैं और पकड़ा भी जाते हैं। जी, तो एसडी राज, फिलहाल जो ये तस्करी हो रही थी किस राज्य से हो रही थी, कहां से गांजा आ रहा था और कहां के लिए जा रहा था, और जो कीमत बताई जा रही है 2,75,000, वो वहां के हिसाब से या मुंबई में पहुंचने के बाद उस कीमत का हो जाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गांजा है उड़ीसा प्रदेश से आ रहे थे। उड़ीसा की मलकानगिरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा तादाद में गांजा निकलती है। और ये जो गांजा की मूल्य जो 2,70,000 रुपए जो बताया जा रहा है, ये 2,70,000 रुपए जो है यहाँ की रेट है। और ये जब छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र पहुंच जाता तो ये लगभग नहीं बोलते, ये कहीं ना कहीं 15 से 20 लाख का गांजा हो जाता है। तो इसी लालच में आकर यहाँ से ये गांजा लेके जाते, क्योंकि यहाँ पे इतना कम दामों में गांजा मिलता है। तो यहाँ के लोग तो इसका व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन बाहरी लोग इसका जरूर व्यापार करते हैं, तस्करी करते हैं, और जिसमें छत्तीसगढ़ का कोई रोल अदा नहीं है। और ये
ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ उड़ीसा बॉर्डर है, तो वहां से लगा हुआ है। तो उड़ीसा बॉर्डर से छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर जाने में ये सफल होते हैं और कहीं ना कहीं इसमें मुखबिर की सूचना के तहत ही पुलिस को सफलता भी प्राप्त होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबकि ये जो महाराष्ट्र ले जाया जाता है, अब कहीं ना कहीं अब आंध्र प्रदेश हैदराबाद में भी ले जाया जाता है, तो वहां पे भी बताया जा रहा है कि इस तरह से जहां पे यहाँ पे लाखों में 1 लाख 2 लाख में जब उड़ीसा में मिल जाता है, तो वहां जाने के बाद 10-20 लाख रुपए में बेचा जाता है इस गांजे को। जी। ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में इस वक्त तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी ये रहता है कि वहीं से अगर गांजे को रोक लिया जाए तो वो आगे पहुंचेगा नहीं। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आप बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से ही ये निकलता है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। लगातार तस्करी हो रही है, ये जानकारी भी आप दे रहे हैं। तो किस प्रकार से पुलिस काम करती है, कौन सा अभियान चलाती है? मुखबिर की सूचना पर फिलहाल तो कार्रवाई की है, लेकिन आम जो ये खबरें सामने आती हैं तस्करी की, उसको किस प्रकार से डील करती है पुलिस? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि ये छत्तीसगढ़ प्रांत का मामला नहीं है, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा में होने के कारण कहीं न कहीं सूचना तंत्र फेल हो जाता है, कहीं न कहीं पास भी होता है। तो पास होने के कारण मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हफ्ता में 1-2 बार तो यहाँ पे पुलिस विभाग जो है, बस्तर की पुलिस है, वो कहीं न कहीं से पकड़ ही लेती है और कहीं न कहीं 1-2 गाड़ी ऐसा भी है छूट जाता है, जो कि छूटने के बाद वो महाराष्ट्र पहुँच जाता है या तेलंगाना पहुँच जाता है, हैदराबाद की तरफ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बस्तर जिले में जो जेल है, जिला मुख्यालय जगदलपुर में, तो वहां पे कहीं ना कहीं 20% के लगभग गांजा तस्करी के मामले में ही वहां पे जेल में बंदित लोग हैं और अधिकतर लोग महाराष्ट्र और यूपी के ही हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी ऐसे सम्मिलित कोई भी ऐसे गिरोह नहीं दिखेंगे। पूरे के पूरे यूपी और महाराष्ट्र के ही लोग वहां पे हैं और जगदलपुर जिला मुख्यालय जेल में वो बंदित भी है और यहाँ पे लगभग और सजा के तौर पे भी 7 साल का सजा सुनाया जाता है, जो कि एनडीपीएस के नाम पे गांजा की तस्करी के नाम पे किया जाता है। तो उसके बावजूद भी इनको डर नहीं होने के कारण यहाँ से उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाने में, तेलंगाना ले जाने के लिए आते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये वीआईपी गाड़ियों में भी ले जाया करते हैं, महंगी गाड़ियों में भी ले जाते हैं। ऐसा अक्सर बहुत बार हुआ है कि बस्तर पुलिस ने बहुत बार पकड़ा है कि महंगी गाड़ियों जैसे फॉर्च्यूनर, टोयोटा, ऐसे बहुत सारे महंगे गाड़ियों में भी तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। अभी तो ट्रकों में भी तस्करी करते हैं चोरी चुपके, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि छोटे बाइकों में भी तस्करी किया जाता है। किसी के शहर से होता है एसडी राज? जी, ये मलकानगिरी उड़ीसा बॉर्डर से होता है, वहां से निकल के महाराष्ट्र की ओर निकलता है। महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ये हम जगदलपुर से रायपुर, रायपुर से नागपुर जाना पड़ता है। यहाँ से इस नागपुर पार होने के बाद इनका कहा जाना है कि जो रेट से यहाँ लिया गया है उससे 4 गुना रेट में वहां पे सामान बिकता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी तस्करी के लिए बताया जाता है कि कोई महाराष्ट्र और यूपी के ट्रांसपोर्ट कंपनी भी इनका सहयोग में रहते हैं, जो कि इसी काम में काम आते हैं। जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर भी हैं जो इसमें संलिप्त हैं, जो आना ले जाना जैसे कि बड़े ट्रकों में गांजा रखकर ले जाया जाता है। शुक्रिया एसडी ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो तस्करी का खेल लगातार जारी है बस्तर में। आपको बता दें कि तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस को सफलता मिली है, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।